बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे जीत जाते अगर उनके चचेरे भाई और गठबंधन के सहयोगी राज ठाकरे उनका खेल ना बिगाड़ते। जी हां, बीएमसी चुनाव परिणाम आने के साथ ही चर्चा खूब हो रही है कि राज ठाकरे ने ही अपने भाई उद्धव ठाकरे का बीएमसी में खेल खराब कर दिया। कैसे खराब किया, इस खराब करने के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं और महाराष्ट्र में इस वक्त कैसी चर्चाएं हो रही हैं और अभी के ताज़ा चुनावी परिणाम क्या हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ अभय हैं। अभय महाराष्ट्र से ही आते हैं और बीएमसी चुनाव पर बहुत करीब से नज़र रखे हुए हैं काफ़ी समय से। अभय, सबसे पहले आप ताज़ा आंकड़े ही बता दीजिए कि अभी नतीजे क्या आ रहे हैं बीएमसी में। देखिए, बीएमसी का जो चुनाव था वो एक हाई स्टेक चुनाव था और आज अभी के आंकड़े जो कह रहे हैं कि जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था एग्जिट पोल से थोड़ा अलग, लेकिन एग्जिट पोल के ही करीब आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 70 के करीब दोनों ठाकरे ब्रदर्स की जो पार्टीज है उनकी सीट्स आ रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चंक है वो उद्धव की पार्टी का है। लगभग 63 सीटें जो है वो उद्धव की पार्टी की है और बीजेपी देखिए एक कंफर्टेबल 115 के करीब 120 और 15 के बीच में उनके आंकड़े घूम रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि राज ठाकरे ने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ दिया है उद्धव का। क्योंकि देखिए, राज ठाकरे को जब साथ में लाया गया था तो उसका एक ही तरकीब थी कि मराठी वोट्स का कंसोलिडेशन हो। मराठी वोट जो 135 ऐसे वोट्स है जहां पर निर्णायक है, जो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। तो 135 में से इनकी आशा थी कि लगभग 100 से 110 कम से कम सीटें हमारी तरफ आ जाए, लेकिन वो होते हुए नहीं दिखा। राज को साथ लेने के बाद एक्चुअली हुआ ये है कि कल जो एग्जिट पोल के आंकड़े भी हमें बता रहे थे कि नॉर्थ इंडियन वोट, साउथ इंडियन वोट, गुजराती वोट, ये सारे वोट्स जो है वो उद्धव से छिटक कर, इवन मुस्लिम वोट भी उद्धव से छिटक कर फिर एक बार वो बीजेपी और कांग्रेस में सिमट गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर स्ट्राइक रेट वाली भी उठ रही है कि अगर आप 50 से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए लेते हैं और चुनावी परिणाम में आपके खाते में सिर्फ 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, तो फिर आप किस आधार पर इतनी ज़्यादा सीटें मांग रहे थे? अगर ऐसा होता कि राज ठाकरे को उनकी क्षमता के मुताबिक ही सीटें दी जाती, जितनी वो सीटें जीत पाती असल में 30-40 जो भी संख्या होती और 50 से ज़्यादा सीटें ना देते उनको, तो क्या उद्धव के लिए ज़्यादा संभावनाएं बन सकती थी? देखिए, हमें इसको 2-3 पहलू से देखना पड़ेगा। सबसे पहला पहलू तो ये कि देखिए सीटें ज़्यादा है, लेकिन राज ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति है, अगर आप उनका सम्मान नहीं रखोगे, आप उनको एक इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो वो आपके साथ आएंगे ही नहीं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राज ठाकरे को वोट सीट्स दी गई जो बीजेपी हमेशा से जीतते आई है, जो कांग्रेस हमेशा से जीतते आई है। मतलब कुछ ऐसी भी सीट्स थी, तो देखिए एमएनएस का खराब प्रदर्शन तो बिल्कुल है कि मतलब जितनी सीटें उनको जीतनी चाहिए तो वो नहीं जीत रहे क्योंकि उनके पास कैडर भी नहीं है। ये भी सबसे बड़ी बात है। अगर मुंबई में जो पार्टी पिछले बार भी 7 ही सीटें स्ट्राइक कर पा रही थी, उनका परसेंटेज ऑफ वोट 6-7 के % हो सकता है, लेकिन वो कब? जब वो शिवसेना से अलग लड़ते हैं। मतलब शिवसेना का वोट खाने के लिए एमएनएस ठीक है, लेकिन खुद अलग वोट अपना जुटा के लाने में एमएनएस का ब्रांड काम नहीं देता, क्योंकि एमएनएस का ब्रांड मराठी के लिए तो स्ट्रांग है, लेकिन उसके हटकर जो भी कम्युनिटीज़ वहाँ पर है वो उनको दूर ढकेलता है। और वही हमें देखने को मिल रहा है। जो अगर सीट्स कितनी, लगभग 53 सीटें दी गई थी और 53 सीटों में से अगर आप डबल डिजिट भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, तो ये तो आप अपनी अलायंस पे बोझ थे और आपकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक ईजी विक्ट्री मिलती हुई देख रही है। तो क्या अभी हम मान के चलें कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठकर यही सोच रहे होंगे कि राज को ज़्यादा सीटें ना देकर अगर हम कांग्रेस को अपने साथ ले लेते तो आज चुनावी परिणाम बदल सकते थे? बिल्कुल, और ये देखने को भी मिल रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट का विभाजन हुआ है। मुमरा जैसी जगह पर एमआईएम के 4 उम्मीदवार चुन कर, वहाँ पर आप बारीकी से अगर देखेंगे तो वहाँ पर कांग्रेस का जो सेकंड कैंडिडेट है उसके वोट्स कहीं ना कहीं शिवसेना और एमएनएस के कैंडिडेट ने भी खाए। तो मतलब ना कांग्रेस को उसका बेनिफिट हुआ, ना उद्धव ठाकरे की पार्टी को उनको बेनिफिट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इससे पहले 2024 के असेंबली चुनाव में या फिर उससे पहले भी जनरल इलेक्शन में हमें ये देखने को मिला था, जब महाविकास आघाड़ी एक साथ आती है, उद्धव और कांग्रेस का ये जो मामू फॉर्मूला था वो बहुत अच्छा फॉर्मूला था, जिसकी वजह से 10 सीटें, टोटल 20 सीटें उद्धव ने जीती एमएलए की, उसमें से 10 सीटें ये मुंबई से निकली थी। लेकिन ये अलग जाने का जो रास्ता था, अब उद्धव बोल रहे कि कांग्रेस का नतीजा था, लेकिन कांग्रेस को ये डर था कि भाई कहीं ना हम कंप्लीटली खत्म ही ना हो जाए मुंबई में से, तो ये भी बात हो सकती है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर मामू फॉर्मूला फिर से एक बार आजमाते उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लीडर्स, तो बीजेपी को जो एक इजी विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। हालांकि मुंबई के चुनाव में रिजल्ट्स 3 बजे एकदम क्लियर हो जाएंगे, तो क्यों आधे 1-पौने घंटे का समय बाकी है। जो थोड़ी भी बात होगी कि 20 मतलब 200-300 मतों का अंतर से कई सारी सीट्स हम देख रहे हैं कि चल रहे हैं, तो वो भी और क्लियर होगा। लेकिन बीजेपी इस इजी विक्ट्री की तरफ मूव ऑन तो कर रही है। वो नहीं होता अगर कांग्रेस और एमएनएस की जगह पर कांग्रेस शिवसेना को साथ ले। अगर कांग्रेस पार्टी को लेना भी होता गठबंधन में, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें देनी पड़ती उद्धव ठाकरे को?
देखिए कांग्रेस का एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 40-45 सीट है। अगर देखिए कांग्रेस के लिए भी बात करें हम, पिछली बार उनकी 31 सीटें आई थी, तो 20 और मिला लीजिए, लगभग 50 और 60 के बीच में अगर आप कांग्रेस को सीट दे देते तो एक इनफ नंबर था दोनों ही अपने स्ट्रेंथ पे खेलने के लिए। लेकिन बात ये हो गई ना कि शिवसेना ने अपना स्ट्राइक रेट तो ठीक अभी रखा भी है कि लगभग 90 में से वो 60 के करीब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन एमएनएस इतना वो कैडर ही नहीं है, एमएनएस के पास ना वो नेता बचे हैं। शिवसेना यूबीटी ने शायद 163 के आसपास सीटें लड़ी हैं। हाँ राइट 163 से लड़ी वो है। शिंदे वाली शिवसेना ने 90 लड़ी है। हाँ राइट तो ये देखिए यही है, मैं महाराष्ट्र का हूँ लेकिन आज तक यही कंफ्यूजन है वहाँ की जनता के साथ भी ऐसा हो रहा है कि कौन सी शिवसेना असली है, कौन सी शिवसेना नकली है और कौन सी एनसीपी सही है, कौन सी गलत है, उसको लेकर भी लोगों में बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है। लेकिन ये फाइनल तो एक वर्डिक्ट यही होगा कि कांग्रेस को ना लेके एमएनएस को साथ लेने के एक थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मराठी कंसोलिडेशन की एक रणनीति रखी गई थी उसका एक नेगेटिव फायदा बीजेपी को, मतलब इनको नेगेटिवली और उनको फायदा बीजेपी को हुआ है। क्योंकि जैसे जाट वर्सेस ऑल, मराठा वर्सेस ऑल, ये स्टेट की राजनीति में हमने देखा, वही मुंबई की राजनीति में मराठी वर्सेस ऑल, लेकिन मराठी भी इकट्ठा एक जगह गए ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभय एक बात और उठती है कि दोनों ठाकरे भाइयों को ऐसा लग रहा था कि जब बाला साहब थे तो बीएमसी के चुनाव में जो मराठी वोटर थे वो लगभग 60-70% शिवसेना के साथ ही जाते थे। बिल्कुल। तो इनको इस बार ऐसा लगा था कि अगर हम दोनों भाई साथ में आ जाएंगे तो वही वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन अभी जो लग रहा है कि मराठी वोटर इनके पास सिर्फ 45 से 50 के बीच में गए हैं और बड़ी संख्या में शिंदे गुट ने भी मराठी वोटर्स लिए हैं, बीजेपी के साथ भी जाते हैं वो, क्योंकि वो दौर ही नहीं है, वो जमाना ही नहीं है, ना वो नेता भी है। तो ये दोनों भी भाई, इनको ये नहीं समझ रहा था कि देखिए बाला साहब का अपना एक अलग हो रहा था, वो अपनी एक अलग रसूख रखते थे मुंबई की राजनीति में, महाराष्ट्र के देश की राजनीति में। तो बाला साहब के पीछे मराठी डट कर खड़े होते थे। लेकिन अभी का जो टाइम है आप नहीं कह सकते, क्योंकि एक एस्पिरेशनल मराठी मिडिल क्लास भी है जो चाहता है कि मेरे मेट्रो की बात हो, जो चाहता है कि मेरे रोड्स की बात हो, जो चाहता है कि मेरे विकास की बात हो। तो जब उसे दिख रहा है ये ट्रिपल इंजन का एक नया स्लोगन सामने आया था, ट्रिपल इंजन, तो ट्रिपल इंजन में जो मनसे का इंजन था वो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको बीजेपी का ट्रिपल इंजन बहुत बेहतर लग रहा था। और एक बात अभी जो आपने कुछ देर पहले कही थी कि राज ठाकरे की वजह से बहुत सारे वोटर्स छिटक गए उद्धव के गठबंधन से, जैसे आपने गुजराती की बात की, उत्तर भारतीय भी बहुत सारे चले गए। लेकिन यहाँ पर लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ वाला नारा भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि नुकसान कर गया है उद्धव ठाकरे को। आखिरी जो शिवाजी पार्क में रैली हुई थी जिसको लेकर कहा गया था कि इस रैली ने ही सारा लहर बदल दी है और अब हवा ठाकरे ब्रदर्स की ओर चलने लगी है। और काफी मराठी पत्रकारों को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि इस रैली की वजह से काफी ज्यादा चुनाव में अंतर आएगा, लेकिन इस रैली से नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है। यही बात है कि जब आपकी फाइनल जो एक शिवाजी पार्क पे, शिवतीर्थ कहते हैं उसे, वो तो शिवतीर्थ पे आपने एक रैली की, उस रैली ने माहौल तो बनाया, वो मराठी जो पॉकेट्स है वहाँ पर माहौल बिल्कुल बनाया, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी उस इंडिविजुअल को टारगेट करने की होनी चाहिए था। अन्नामलाई जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने आके बोला था मुंबई इज नॉट अ महाराष्ट्र सिटी बट इंटरनेशनल सिटी। तो देखिए बात का मतलब, गलत मतलब जिसने भी निकाला हो, लेकिन टारगेट तो अन्नामलाई होने चाहिए थे। उसके बाद की जो लाइन बोली थी उन्होंने, जो एक टाइम पे बाला साहब भी बोला करते थे, वो गलत हो गया और उसकी वजह से सायन और जो इस तरह के पॉकेट्स हैं जहाँ पर साउथ इंडियन वोट भी मैटर करता है, वो कांग्रेस या फिर यूबीटी की तरफ जाता, वो कहीं ना कहीं छिटक गया। और इवन जब उन्होंने एक उद्योगपति अडानी जी को टारगेट किया, उसके बाद जो गुजराती 14% हुए, देखिए काफ़ी कम सिटीज़ है पूरे देश में जहाँ पर गुजराती इतने बड़े, मतलब गुजरात से हटकर काफ़ी बड़ी उनकी पॉपुलेशन हो, वहाँ पर आप डायरेक्टली टारगेट करके आप कैसे ये मतलब सोच भी सकते हो कि बीएमसी आपको आपका मेयर बिठाना है जब आप सिर्फ 30% वोट पे खेलोगे। तो वो लास्ट रैली ने कहीं ना कहीं माहौल बनाया मराठी पॉकेट्स में, लेकिन हर तरफ बिगाड़ दिया बाकी के। और बिल्कुल, और महाराष्ट्र में बीएमसी में ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को कुछ उम्मीदें थी। बाकी राज्य के अन्य नगर निगमों की बात करें तो वहाँ तो सुपड़ा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। कंप्लीटली पुणे की बात कर लीजिए, आप नासिक की बात कर लीजिए, आप संभाजीनगर की बात कर लीजिए, अकोला की बात कर लीजिए, धुले, चंद्रपुर, हर जगह आप देखेंगे तो वही चित्र है कि बीजेपी लीड कर रहा है, लीड नहीं बल्कि स्वीप कर रहा है। पुणे में एक तरफा स्वीप दिख रहा है, जहाँ पर अजित पवार की एनसीपी मेन ओपोजिशन पार्टी थी, वो डबल डिजिट में नहीं जा पा रही है। तो ये महाराष्ट्र ने एक वर्डिक्ट दे दिया है कि शायद बीजेपी के डबल ट्रिपल इंजन उनको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मराठी अस्मिता और मराठी लैंग्वेज की जो राजनीति वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो बीएमसी चुनाव के नतीजों के अभी तक के अपडेट यही थे। और भी कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.